हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम करने वाले हैं शीत युद्ध का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ कोल्ड वॉर। क्योंकि आपने प्लस वन प्लस टू में अगर हिस्ट्री ली हो या पॉलिटिकल साइंस ली हो तो वहाँ पर आपने कोल्ड वॉर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज गेन की होगी। वहाँ पे पूरी तरह से पूरी बुक बनाई गई है जिसमें कोल्ड वॉर के ऊपर बताया गया है कि अमेरिकी गुट क्या था और हमारा सोवियत गुट क्या था, उनमें कौन कौन से देश शामिल थे, क्यों उनके बीच में पंगा हुआ था, तो ये क्यों एक ख़त्म हो गया। तो काफ़ी कुछ नॉलेज जो है आपको वहाँ, अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया होगा हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेज जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का जो है टॉपिक है, लेकिन हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हिस्ट्री यानी कि हमारे पास्ट में, चाहे पॉलिटिकल के क्षेत्र में पास्ट हो चाहे किसी और में हमारा पास्ट हुआ हो, लेकिन वो हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस की 3 बुक है मेरे ख्याल से, प्लस वन प्लस टू का ये टॉपिक है, शायद ये प्लस टू का टॉपिक, इसमें 3 बुक्स बनाई गई हैं। तो उसमें से एक बुक जो है वो सीधा कोल्ड वॉर है उसके ऊपर ही बनाई गई है। तो हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं नेचर ऑफ कोल्ड वॉर की। तो अगर आपको एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर क्या है, या विशेषताएं क्या हैं, या स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, तो अगर ये भी जो भी शब्द आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, चाहे वो ये पूछ ले कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर बताइए, या नेचर ऑफ कोल्ड वॉर बताइए, या विशेषताएं बताइए, तो सबका आंसर जो है वो एक ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो ये मत सोचिएगा कि जी हमने तो नेचर वाली वीडियो देखी थी, हमने नेचर वाली वीडियो देखी थी कि हाँ जी कोल्ड वॉर का नेचर क्या है, लेकिन आपने जो एग्जामिनर है उसने तो करेक्टरिस्टिक्स पूछ ली हैं यानी कि विशेषताएं पूछ ली हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचना ही नहीं है कि नेचर और करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है। आपको यहाँ पर अगर एग्जामिनर ने नेचर पूछा है तो भी आपने वही आंसर लिखना है, करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं तभी आपने वही आंसर लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि सबसे पहले तो ये चीज़ आपको कवर हो चुकी होगी, ठीक है, क्लियर भी हो चुकी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ 9 पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो कोल्ड वॉर है उसके बीच में कौन कौन से विशेषता हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली जो विशेषता हमारे बीच आती है वो है आइडियोलॉजिकल वॉर। आइडियोलॉजिकल वॉर में आप देख सकते हैं कि जो वास्तव में शीत युद्ध जो लड़ा गया था, ठीक है, वास्तव में जो हमारा शीत युद्ध लड़ा गया था वो दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं को लेकर लड़ा गया था। एक अपनी सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी यानी कि समाजवादी विचारधारा थी, और दूसरी अपनी पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी थी। तो ये दो विचारधाराएं पूरे विश्व में बनी हुई थी, ठीक है। तो विश्व में इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व विश्व की दो महाशक्तियां कर रही थी। एक तो अपना सोवियत संघ था और दूसरा अपना अमेरिका था, जिन्हें आम बोलचाल में सोवियत गुट और अमेरिकी गुट के नाम से बुलाया जाता था। और उन दोनों गुटों का जो मेन पर्पस था वो ये था कि अपनी अपनी श्रेष्ठता को रखनी है। श्रेष्ठता का मतलब है दोनों ही ये चाहते थे कि मैं ऊपर आ जाऊं। वो सोवियत संघ चाह रहा था कि मैं ही पूरे विश्व में राज करूं, अमेरिकी गुट चाह रहा था कि मैं ही पूरे विश्व में राज करूं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में झगड़ा चला हुआ था इस पावर को प्राप्त करने के लिए कि पूरे विश्व में मेरी ही चलनी चाहिए। सोवियत संघ भी यही चाह रहा था और अमेरिकी गुट भी यही चाह रहा था। दोनों का पर्पस खड़ा होने का, दोनों का पर्पस अपने आप को बहुत ही पावरफुल बनाने का यही था कि मैं जो सबसे पावरफुल बन जाऊं, ठीक है। दूसरे के ठीक है, उसके बाद लिख रखा है कि और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों महाशक्तियों द्वारा अनेक हथकंडे प्रयोग किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। अब ये है कि दोनों महाशक्तियां जो हैं वो विश्व में अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहती हैं, तो उन्होंने कई सारे तरीके भी अपनाए। उन्होंने सबसे पहला तरीका तो ये अपनाया कि बहुत सारे जो छोटे छोटे देश थे उनको अपने गुट में शामिल करने की पूरी कोशिश की। उनको ऐसा लगा कि जितने ज़्यादा देश हमारे साथ होंगे हमारा गुट उतना ही बड़ा हो जाएगा, और गुट जब उतना ही बड़ा यानी कि ग्रुप हमारा उतना ही बड़ा हो जाएगा, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी बड़ी पावर हमारे पास आ जाएगी। तो उन्होंने ये हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में युद्ध यानी वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। अमेरिका ने भी कुछ देशों को अपने उसमें शामिल कर लिया और सोवियत संघ ने भी कुछ देशों को अपने गुट में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से जो है वो अब दोनों ही पावरफुल दो शक्तियां हमारे सामने विश्व में आ चुकी हैं। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं, दोनों ही चाह रही थी कि मैं पावरफुल बन जाऊं, मैं पावरफुल बन जाऊं। तो काफी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था। फिर है हमारा कि शीत युद्ध की विधियां पारंपरिक युद्ध से भिन्न थीं, यानी कि जो मेथड थे कोल्ड वॉर के वो हमारे जैसे ट्रेडिशनल वॉर होते हैं उनसे तो बिल्कुल ही अलग थे, काफ़ी डिफरेंट हमें देखने को वो मिले थे। तो आता है कि
शीत युद्ध क्योंकि शास्त्रों के बिना लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध की विधियां पारंपरिक युद्ध के दौरान प्रयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न थी। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। इस युद्ध के दौरान अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए कूटनीति और प्रचार का भरपूर प्रयोग जो है वो किया गया। आपने आपने सुना है कि जब वो हमारे जो अपने जैसे रामायण की बात करते हो, रामायण में रावण और राम का युद्ध हुआ था, अपने महाभारत का युद्ध हुआ था, अपनी हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुआ करते थे ना, तो उन युद्ध के नियम होते थे। नियम ये होते थे कि शाम को 5 बजे के बाद कोई भी युद्ध नहीं करेगा। शाम 5 बजे के बाद जो युद्ध होता था ना, वो रोक दिया जाता था। उसके बाद वही सोना खाना पीना होता था, और सुबह जैसे सूरज निकलता था फिर युद्ध जो है वो युद्ध करना शुरू कर देते थे। इस तरह से एक नियम बनाया गया था युद्ध करने का, ठीक है। लेकिन क्या था कि ये जो कोल्ड वॉर थी, इनका कोई वो नहीं था, कोई नियम कानून नहीं थे। ये जब चाहे रात में लड़ रहे हैं, अभी इसमें लड़ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से, ठीक है। तो दोनों श्रेष्ठ शक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध नफरत पैदा करने के लिए जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र पत्रिकाओं का खूब सहारा लिया। सोवियत संघ ने रेडियो टेलीविजन में जाकर खबरें छपवानी शुरू कर दी कि अमेरिका बहुत ही बुरा, अमेरिकी गुट बहुत ही बुरा है, इसके इरादे ठीक नहीं है, ऐसे करके मतलब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने गलत चीज़ें जो है वो ना समाचार टीवी इनके माध्यम से लोगों में फैलाना शुरू कर दिया, देशों के बीच में फैलाना शुरू कर दिया, ताकि सोवियत संघ चाह रहा था कि अमेरिकी गुट से लोग नफरत करने शुरू कर दें और सोवियत संघ में शामिल हो जाएं। वैसे ही अमेरिकी गुट चाह रहा था कि सोवियत संघ के खिलाफ लोग आए और मेरे गुट में शामिल हो जाएं। तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गलत चीज़ें जो है वो अखबारों में छपवाना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त कूटनीतिक चालों और प्रतिचालों द्वारा एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी जो कार्यालय हैं, दूतावास हैं, राजदूत हैं, उनका भरपूर प्रयोग जो है वो इसमें किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि शास्त्रों के प्रयोग के बिना लड़ा गया युद्ध, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र नहीं, सॉरी, शस्त्र, यानी कि वॉर विदाउट वेपन। आपने कभी नहीं सुना होगा कि युद्ध हुआ है जिसमें ऐसा युद्ध हुआ है कभी जिसमें हथियारों का उपयोग ना किया गया हो, है ना, नहीं सुना ना। तो ये जो कोल्ड वॉर हुआ था, इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था, ये इसमें कोई भी मारकाट नहीं हुई थी, अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया था। तो है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों विरोधी गुटों द्वारा एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक शस्त्रों के भंडार इकट्ठे किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध के दौरान शस्त्रों का अधिकतम प्रचार प्रसार हुआ था। दोनों शक्तियां इस तरह एक दूसरे के दिल में डर पैदा करना चाहती थीं और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त सीमा तक सफल भी हुई थीं। शस्त्रों की इस दौड़ में बहुत सारे अविकसित राष्ट्र भी शामिल हो गए थे, परंतु शीत युद्ध के दौरान शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि शस्त्रों के बिना युद्ध लड़ा गया था। अब मैं समझाती हूँ इसमें, ठीक है। ये हुआ था कि जो सोवियत संघ और अमेरिकी गुट था, उन दोनों ने एक दूसरे से युद्ध करने के लिए हथियार जुटाने शुरू कर दिए। सोवियत संघ ने दूसरे देशों से हथियार खरीद लिए, अमेरिका ने किसी और से हथियार खरीद लिए। तो दोनों ही जो गुट थे, ठीक है, उन्होंने हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया युद्ध करने के लिए। लेकिन युद्ध जब हुआ था तो वो शस्त्रों से नहीं हुआ था, उसमें कुछ भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। देखो, शीत युद्ध की बात करते हैं तो शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध क्या मतलब है कि इसमें कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर आप गर्म युद्ध की बात करोगे या ग्रीष्म युद्ध की बात करोगे तो गर्म यानी कि हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अमेरिकी गुट और ये जो हमारा सोवियत गुट है, इसका जो है इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया था इस युद्ध में, बल्कि है ना शस्त्रों के बिना ही इस युद्ध को लड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हथियारों को इकट्ठा नहीं किया था, इकट्ठे उन्होंने बहुत सारे हथियार कर लिए थे, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि युद्ध जैसी स्थिति, यानी कि यहाँ पर अगर युद्ध हुआ होता तो युद्ध हुआ इस तरह की हेडिंग होती, लेकिन हेडिंग क्या कह रही है, युद्ध जैसी स्थिति, यानी कि इस हेडिंग से हमें पता चल जाता है कि वॉर नहीं हुआ था, वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हुई थी लेकिन वॉर नहीं हुआ था। इसमें लिखा है कि थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, चलिए, हाँ। तो इसमें आता है कि शीत युद्ध के दौरान युद्ध जैसी स्थिति बनी रही थी, ठीक है, जिसने समूचे विश्व को बंधक बनाकर रखा था। इस तरह विश्व में अनिश्चितता बनी रही थी। यद्यपि शीत युद्ध के काल के दौरान दोनों शक्तियां कभी भी आपस में आमने सामने नहीं हुई थीं,
जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों जो गुट हैं वो कभी भी आमने सामने सेना को लेकर नहीं खड़े हुए थे। जैसे होता है ना, आपने युद्ध देखा होगा, बड़ा सा मैदान होता है, एक तरफ विरोधी गुट खड़ा होता है, दूसरी तरफ भी ऐसे लोग, एक राजा खड़ा होता है। लेकिन ये जो युद्ध हुआ था इसमें कभी भी ये देश आमने सामने नहीं आए थे युद्ध करने के लिए कि हाँ जी मेरी सेना इतनी सारी है, तुम्हारी सेना आ जाओ मैदान में। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। परंतु विश्व में युद्ध का डर जरूर बना रहता था। अब डर इसलिए बना रहता था क्योंकि जो अमेरिकी गुट था उसने भी परमाणु हथियारों को जुटाना शुरू कर दिया, सोवियत संघ ने परमाणु हथियार को जुटाना शुरू कर दिया। अब दोनों में से कोई भी अगर परमाणु हथियार का यूज करता तो क्या होता, पूरा देश ही खत्म हो जाता, पूरा विश्व ही खत्म हो जाता। क्योंकि आपको पता है कि जो परमाणु बम है उतना सबसे ज्यादा विनाशक तो परमाणु बम ही है। कोई भी देश इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है क्योंकि इतना पावरफुल होता है ना, अगर एक बार इस परमाणु बम का इस्तेमाल कर लेना पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए डर जरूर रहता था लोगों को, इसलिए डर रहता था क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम है। अगर दोनों ने परमाणु हथियारों का यूज करना शुरू कर दिया फिर क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तो लड़ाई हो चाहे कुछ भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लोगों के बीच में डर जरूर रहता था कि कहीं यूज ना कर लें, इनकी भी ज़्यादा ही मनमुटाव ना हो जाए, ज़्यादा ही कुछ बात ना बढ़ जाए जिसकी वजह से ये यूज ना कर लें इसको। ठीक है, दोनों शक्तियों द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए थे, दूर तक मारने वाली मिसाइलें तैनात की थी। मतलब उन्होंने तैयारी जरूर की थी, बहुत सारे सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए, दूर तक मारने वाली मिसाइलें भी तैनात कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगिन द्वारा तो अंतरिक्ष युद्ध यानी कि स्टार वॉर तक की भी तैयारी कर ली थी, परंतु इसके सबके बाद भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। इन दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं लड़ा था, बस आपस में ही झगड़े हो चले, मतलब झगड़े हुए थे, युद्ध नहीं हुआ था। ये जरूर आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, फिफ्थ पॉइंट है कि आर्थिक सहायता का प्रयोग यानी यूज ऑफ इकोनॉमिक एड। दोनों महाशक्तियों द्वारा विश्व में अपने अपने प्रभाव के प्रसार के लिए कमजोर और पिछड़े राष्ट्रों की पहचान करके उन्हें व्यापक स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान की। अब ये जो सोवियत संघ था और ये जो अमेरिकी गुट था, इसने क्या किया, जो कमज़ोर और जो पिछड़े राष्ट्र थे, जो कमज़ोर और पिछड़े देश थे ना, उनको पहचान की, उनकी सबसे पहले तो उनकी पहचान की, उसके बाद क्या किया, उनको सहायता दे दी, इनको इकोनॉमिक हेल्प उन्होंने कर दी। आर्थिक सहायता दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आप ये बताओ कि ऐसे टाइम पे ऐसा कोई देश है जो बड़े ही छोटे छोटे जो गरीब देश हैं उनको हेल्प करने वाला है वो पैसे देकर, नहीं। इनका एक पर्पस था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि हम जो गरीब देश है ना उनको सबसे पहले तो हम हेल्प करेंगे। ठीक है, उनको अपने जो है वो होते हैं ना कि वो कर लेना, व्हाट इज दिस, माफ कीजिएगा, हाँ। तो आर्थिक सहायता की हम बात कर रहे थे, तो ये जो सोवियत संघ था और ये जो अपना अमेरिकी गुट था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ की कि जो गरीब देश थे ना उनको जुटाना शुरू कर दिया, उनकी हेल्प करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से कि उनको किराएदार बना सकें, किराएदार आप कह सकते हैं या फिर कर्जदार बना सके, सॉरी, उनको कर्जदार बना लेंगे तो क्या होगा, उनको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये अब उनको भी लगेगा कि भाई सोवियत संघ ने हमारी आर्थिक सहायता की है तो हमें उसी का ही साथ देना चाहिए। तो दोनों देशों ने ये काम करना शुरू कर दिया। उनको पता था कि हम लोग कुछ देश कह रही हूँ, ठीक है, हाँ, तो कुछ देश ऐसे थे जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन इन्होंने गरीब देशों को टारगेट किया। गरीब देशों को टारगेट करके उन्होंने क्या किया कि उनको हेल्प करना शुरू कर दिया, उनको बना लिया कर्जदार, और फिर बोला कि देखो हमने तुम्हारी मदद की है, अब तुम्हें हमारे साथ देना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो छोटे छोटे गरीब देश थे ना उनको अपने साथ में ले लिया। लेकिन हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ही चालाक था, पहले भी और आज भी है, कि उन्होंने किसी भी गुट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। गुट निरपेक्ष जो है हमारा भारत देश रहा था, वो किसी भी गुट में जाके शामिल नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट आता है, 6 पॉइंट के शांति के लिए युद्ध की तैयारी में विश्वास। तो यहाँ पर युद्ध की तैयारी जरूर की थी लेकिन युद्ध नहीं किया था। शीत युद्ध की धारणा शांति के लिए युद्ध की तैयारी में विश्वास रखती है।
जिसका अर्थ है कि यदि आप विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्होंने बोला है कि अगर आप देश में शांति करना चाहते हो ना, शांति बनाए रखना चाहते हो, तो फिर आपको युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब इसके कहने का मतलब क्या है? इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के दिलों में डर का वातावरण बना रहता है। वे एक दूसरे पर आक्रमण करने से डरते रहते हैं। अब यहाँ पे ये था कि अमेरिकी गुट था, सोवियत संघ था, ठीक है, अमेरिकी गुट था, सोवियत गुट था। इन दोनों के बीच में बहुत टाइम तक झगड़ा चला रहा था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं था कि युद्ध नहीं हुआ था तो उन्होंने हथियार नहीं जुटाए हुए थे या युद्ध करने की कोई तैयारी नहीं करके रखी हुई थी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ठीक है, यहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, अब युद्ध तो होना नहीं, हम लोग अब नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले का तो नहीं पता ना वो कब तुम पे आक्रमण कर दे। तुम्हारी सोच पॉजिटिव हो चुकी है, सामने वाले की सोच पॉजिटिव हो चुकी है, ऐसा तुम्हें तो नहीं पता ना। तो ये चीज़ है, इन्होंने कहने का मतलब ये है कि हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला कब और कहाँ से हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। क्योंकि अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे तो कभी भी आप हार जाओगे। ऐसी स्थिति में ही शीत युद्ध काल के दौरान बनी रही थी। दोनों गुटों द्वारा युद्ध की भरपूर तैयारियां की गई थी। कई बार तो युद्ध की ज्वाला भी भड़क पड़ी थी, क्योंकि दोनों शक्तियों को पता था कि यदि युद्ध हो गया तो बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। अब सिंपल सी बात है, दोनों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों के पास बहुत सारे देश थे, सेना थी, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों देश इस बात को जानते थे कि अगर युद्ध हो गया ना तो दोनों देश ही बर्बाद हो जाएंगे, दोनों गुट ही बर्बाद हो जाएंगे, किसी का कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए युद्ध तो हमें करना ही नहीं है। बस वो दूर दूर से होता है ना कि दूर दूर से कुत्ता भौंकता है, कभी काटता नहीं, तो वैसा ही इनका सीन था कि दूर दूर से लड़ रहे थे लोग, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध के परिणाम हमेशा बहुत ही बुरे ही होते हैं। हमारी ही सेना मरेगी, हम ही मरेंगे, इतना कुछ होगा, फिर क्यों युद्ध करें? तो इन्होंने युद्ध नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है शाब्दिक युद्ध, यानी कि वर्डी वॉर। वर्डी वॉर मत का मतलब है हमारा कि शब्दों से युद्ध लड़ा गया था, हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें यह है कि शीत युद्ध को शाब्दिक युद्ध या वाक युद्ध भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध शब्दों के बाण चलाते रहे थे, जबकि वास्तविक युद्ध से बचते रहते हैं। सिंपल सी बात है कि ये लोग शब्दों से तो युद्ध के बाण चलाते रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, हमेशा युद्ध से बचते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वास्तविक युद्ध बहुत ही खतरनाक होगा। इस कारण शीत युद्ध के दौरान दोनों श्रेष्ठ शक्तियों द्वारा एक दूसरे पर गंभीर दोष लगाए गए थे, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार साधनों का भी यूज़ किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट हमारे सामने आता है कि संदेह और अविश्वास। तो 8वां पॉइंट है, शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध संदेह और अविश्वास के आधार पर स्थापित रहे थे। दोनों श्रेष्ठ शक्तियों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास बना रहा था। अविश्वास इसलिए बना रहा था कि वो दूर से कह रहे थे कि चलो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। क्या पता वो सामने वाला कभी युद्ध कर दे। सामने वाला सोच रहा कि सोवियत संघ युद्ध कर देगा, अमेरिकी गुट सोच रहा कि सोवियत संघ कर देगा, सोवियत गुट सोच रहा कि अमेरिका वाला भी तो कर सकता है ना। तो एक दूसरे पर भरोसा नहीं था उन लोगों को, और उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विरोधी हर समय उसे क्षति पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाता रहता है। इस अविश्वास और संदेह के वातावरण को समाप्त करने के लिए अनेक बार कोशिश भी की गई थी। मतलब इन दोनों के बीच में बात को ठीक करने के लिए, बात दोनों को शांत करने की बहुत सारी कोशिश भी की गई थी। हमारे भारत ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों के बीच में कोई सुलह नहीं हो पाई थी। जो सिचुएशन वैसी की तैसी ही सिचुएशन जो हमारी बनी रही थी, और दोनों ही शक्तियां बस एक दूसरे को नीचे दिखाने में ही पूरी टाइम कोशिश करती रहती थी, लेकिन कभी सोल्यूशन करने की कोशिश नहीं की। फिर है कूटनीतिक संबंध बनाए रखे गए थे, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान यद्यपि दोनों श्रेष्ठ शक्तियों द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए हर प्रकार के उचित अनुचित ढंग से प्रयोग किए गए थे, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक दूसरे को कमज़ोर करने की भी कोशिश की गई थी, परंतु दोनों शक्तियों के बीच में कूटनीतिक संबंध बनाए रखे गए थे, लेकिन एक दूसरे से वो उनका जो भरोसा था वो बिल्कुल वैसा, जो अविश्वास था वो वैसा का वैसा ही बना रहा था।
ठीक है। छल कपट, झूठ है, धोखाधड़ी, ऐसा कुछ ये लोग आपस में करते ही रहते थे, लेकिन ये लोग कभी सुलह के रास्ते पर नहीं गए थे। ठीक है। लेकिन एंड में रिजल्ट क्या हुआ था कि सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे उनके बीच में आपस में फूट पड़ गई और सोवियत संघ से बहुत सारे देश निकल गए। अब देश निकल गए तो पावर कम हो गई, पावर कम हो गई तो पूरा गुट ही कमज़ोर पड़ गया। अब पूरा गुट कमज़ोर पड़ गया तो क्या हुआ, अमेरिकी गुट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखने लगा। अब उस पर रिजल्ट तो यही हुआ कि सोवियत संघ टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया, और हमारे पूरे जो विश्व है उसमें सिर्फ एक ही गुट बच गया, वो है हमारा अमेरिकी गुट। ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे 9 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर आपको कवर करवाया है। ये नेचर है हमारे कोल्ड वॉर की। ठीक है। तो ये सेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।